हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। कुछ दिनों से मैं थोड़ा बिजी था जिस कारण से वीडियो नहीं आ पाई थी। तो हम देख रहे थे मूल अधिकार, जो हमारे संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक क्या है वर्णित है। ठीक हो गया। जिसमें से हमने समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक वर्णन जिसका है उसको हमने देख लिया था। तो आज हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक क्या है वर्णित है। ठीक हो गया। जिसमें जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 ये मूल जो संविधान था, मूल संविधान में हमें 7 प्रकार की क्या थी स्वतंत्रता दी गई थी। ठीक हो गया। लेकिन वर्तमान में अब यह कितनी रह गई हैं, 6 ही रह गई हैं। जिसमें से हमारा संपत्ति का जो अधिकार था उसे क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें दी गई थी अब वह 6 प्रकार की रह गई हैं। ठीक हो गया। तो हम पहला देखते हैं। अनुच्छेद 19 कहता है, अनुच्छेद 19 का ए कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता। ठीक हो गया। हमें क्या है, कहीं पर भी बोलने की स्वतंत्रता है। अब बोलने की स्वतंत्रता हम कह रहे हैं तो बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें। ठीक हो गया। कि मतलब संविधान के दायरे में रह करके। ठीक हो गया। अगर हमें मूल अधिकार दिए गए हैं तो मूल अधिकार जो है हमें संविधान के दायरे में रह करके दिए गए हैं। ठीक है। हम उसके दायरे में रह करके ही उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो पहला जो है बोलने की स्वतंत्रता। अब बोलने की स्वतंत्रता है 19 का ए ये कहता है, तो इसमें भी हमें भिन्न भिन्न प्रकार से क्या दी गई हैं, स्वतंत्रता दी गई हैं। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब कि प्रेस जो भी न्यूज चैनल जितने भी हैं उनको क्या है, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। ठीक हो गया। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, मतलब अगर कोई अपने व्यवसाय के से संबंधित या किसी भी अन्य व्यापार से संबंधित कोई भी एड इत्यादि करता है। ठीक हो गया। किसी भी प्रकार का विज्ञापन करता है, जैसे टीवी टेलीविज़न इत्यादि में क्या आता है, विज्ञापन आते हैं। ठीक हो गया। उन विज्ञापनों को भी करने की क्या है, हमें आज़ादी है, स्वतंत्रता है। ठीक हो गया। फोन ट्रैपिंग के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति हमारी इच्छा के विरुद्ध, मतलब हमें बिना बताए ही हमारा फ़ोन ट्रैप नहीं कर सकता है, या कोई भी व्यक्ति हमें जैसे चोरी छुपे हमारा क्या फ़ोन अगर ट्रैप कर रहा है, वह भी क्या है, एक प्रकार से अपराध है। इसके विरुद्ध भी हमें क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है कि अगर हम उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है प्रसारित करने का अधिकार, मतलब अगर हम किसी भी टीवी चैनल में या किसी भी अन्य माध्यम से अगर कोई भी चीज़ प्रसारित कर रहे हैं तो वह भी प्रसारण करने का हमें क्या है, अधिकार दिया गया है। मतलब कि प्रसारण का जो अधिकार है वह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है इस पर सिर्फ सरकार का एक अधिकार नहीं है। ठीक हो गया। अन्य निजी कंपनियां भी कोई भी चीज़ प्रसारित कर सकती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजन बंद के खिलाफ अधिकार, मतलब अगर कोई राजनीतिक दल हो गया या कोई भी संगठन है, अगर कहीं पर भी मतलब अनैतिक गतिविधि से अगर किसी भी बंद का आह्वान कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी हमें क्या है, अधिकार है। ठीक हो गया। उसके खिलाफ भी हमें कार्रवाई करने का क्या है, अधिकार है। उसके बाद है सरकारी गतिविधियों की जानकारी। ठीक हो गया। ये प्रश्न अत्यधिक मतलब अधिकतर पेपरों में क्या होता है, पूछा जाता है कि आरटीआई का अधिकार यानी कि सूचना का अधिकार हमारा किस प्रकार का अधिकार है। यह हमारा कौन सा है, मूल अधिकार है। ठीक है। क्योंकि इसमें अधिकतर लोग इसमें क्या कहते हैं, विधि अधिकार कर देते हैं। यह हमारा विधि अधिकार है, मतलब सरकारी गतिविधियों की जानकारी हम ले सकते हैं, मतलब सूचना का के अधिकार के तहत हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आरटीआई का जो अधिकार है हमारा कैसा अधिकार है, मूल अधिकार है। ठीक हो गया। उसके बाद है शांति का अधिकार, किसी खबर पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। ठीक हो गया। जैसे अगर कोई भी खबर अगर गलत तरीके से प्रसारित हो रही है तो उस पर हम पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध लगाने का क्या है, अधिकार प्रदान किया गया है। प्रदर्शन, धरने इत्यादि, धरना प्रदर्शन करने का, विरोध जताने का भी हमें क्या है, अधिकार दिया गया है। जैसे अगर सरकार किसी भी प्रकार से अगर कोई भी युवाओं के
मन के हिसाब से, जैसे नौकरी संबंधी किसी भी प्रकार से अगर कार्रवाई नहीं कर रही है, ठीक हो गया, विज्ञापन इत्यादि नहीं दे रही है, बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं कर रही है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शन इत्यादि कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारा कुछ अनुच्छेद 19 के ए में क्या है, वर्णित है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 19 का बी, क्योंकि हमें अनुच्छेद 19 के तहत क्या 6 प्रकार की क्या दी गई हैं, स्वतंत्रता दी गई है। ठीक हो गया। जो दूसरी जो स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 का बी, यह कहता है कि बिना हथियार रख के हम शांतिपूर्ण तरीके से भी कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, सभा इत्यादि कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहीं पे सभा कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, या किसी भी मीटिंग या किसी भी संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक हो गया। ऐसा नहीं कि हम कहीं पर भी ऐसे सभाएं कर रहे हैं, वहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के हथियार लेके जा रहे हैं, या किसी ऐसी मतलब जिससे शांति भंग हो सकती है, ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो शांतिपूर्ण तरीके से हम कहीं पर भी सभा इत्यादि, मीटिंग इत्यादि कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद तीसरी जो स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 19 का सी, वह कहता है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक हो गया। कहीं पर भी हम क्या कर सकते हैं, एक संगठन बना सकते हैं, ठीक है, या एक दल बना सकते हैं ऐसा जो समाज से संबंधित कोई कार्य करे, या समाज में रह करके युवाओं से संबंधित कोई ऐसा संगठन है, तो किसी भी प्रकार से ऐसे संगठन बनाने की भी हमें क्या है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 19 का डी कहता है कि बिना रोक टोक के चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, मतलब हम भारत के किसी भी राज्य में जा सकते हैं, आ सकते हैं, या किसी भी पर्यटन स्थल पर जा सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं, तो उस पर भी हमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। ठीक हो गया। यह भी हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उसके बाद 19 का ई कहता है भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। जैसे हम अभी उत्तराखंड में हैं, हम चाहे तो यहाँ से केरला जाकर के भी वहाँ रह सकते हैं। ठीक हो गया। वहाँ बस सकते हैं। हम गुजरात जाके बस सकते हैं, हम क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जाकर के बस सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं। यह हमें स्वतंत्रता दी गई है। किसमें, अनुच्छेद 19 के ई में। उसके बाद आता है अनुच्छेद 19 का एफ। ठीक हो गया। जो अनुच्छेद 19 का एफ है, संपत्ति का अधिकार, वह अब क्या हो गया, हमारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है। इसको मूल अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब यह अनुच्छेद, ठीक हो गया, अब यह अनुच्छेद 300 के, ठीक है, कितना, अनुच्छेद 300 के ए में, ठीक हो गया, 300 के ए में क्या है, वर्णित है। अब इसको क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक हो गया। यह 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे क्या किया गया था, मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया था। ठीक हो गया। और सवाल ये भी पूछता है कि जब इसे मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया था, तब यहाँ पर सरकार किसकी थी, या कौन प्रधानमंत्री यहाँ पर था। तो यहाँ पर जब उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री था वह थे मोरारजी देसाई। ठीक हो गया। कौन थे, मोरारजी देसाई। मोरारजी, ठीक हो गया, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की क्या थी, यहाँ पर सरकार हुआ करती थी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आता है 19 का जी। 19 का जी जो है वह है व्यापार करने की स्वतंत्रता, मतलब हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक हो गया। भारत के किसी भी क्षेत्र में बस करके वहाँ पर अपने जीवन यापन से संबंधित कोई भी छोटा मोटा व्यापार या कोई भी बड़ा व्यापार हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये हो गया हमारे कितनी, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। तो अब हम इसको शॉर्ट में अगर हम इसको याद करें, शॉर्ट में याद करने के लिए हमारे लिए इसके लिए एक तरीका समझते हैं। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसको शॉर्टकट में समझें तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी व्यक्ति, ठीक हो गया, इसमें शॉर्टकट में हम इसको समझते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, ठीक हो गया, सबसे पहले क्या करेगा, वो बोलेगा। ठीक हो गया। तो अगर सबसे पहले वो बोलेगा तो उसकी स्वतंत्रता किस प्रकार की होगी, बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसे कहते हैं। मतलब हम अपनी चीज़ को क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। ठीक है। अब हमने कह दिया कि बोलने की हमें क्या है, स्वतंत्रता है। अब हम बोलेंगे तो बोलेंगे कहाँ पर, जहाँ पर क्या होंगे, सभाएं होंगी। ठीक हो गया। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी भी प्रकार से हथियार ले जा करके
शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, बोलने की। अब बोलेंगे कहाँ, सभाओं में। तो सभाओं में तो क्या हो जाएगी, सभा करने की आज़ादी हो जाएगी, ठीक होगी, स्वतंत्रता हो जाएगी। उसके बाद तीसरा जो हो जाएगा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब संगठन हम कब बनाएंगे, जब क्या होगा, हम कहीं पर सभाओं में बोलेंगे, सभाओं में बात करेंगे, तो फिर हमारी कैसी बात होंगी, संगठन बनाने की बात आएंगी। तो तीसरी कौन सी बात स्वतंत्रता हो जाएगी, संगठन बनाने की। ठीक हो गया। अब हमने बोल भी गए, ठीक है, सभाओं में बोले, उसके बाद हमने वहाँ पर एक संगठन बनाया। अब संगठन बनाने के बाद क्या करेंगे, उस संगठन का हम प्रचार करेंगे। ठीक है, समझने के लिए कि क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। अब प्रचार प्रसार करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इधर उधर हमें क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा। ठीक हो गया, उसका प्रचार करने के लिए। तो चौथी जो स्वतंत्रता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बिना रोक टोक के कहीं पर भी इधर उधर घूमने की क्या हो जाएगी, स्वतंत्रता हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने कहा इधर उधर घूम रहे हैं, तो अब वहाँ घूम रहे हैं तो कुछ दिन वहाँ बसेंगे ना, वहाँ रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम सीधे गए और चले गए, चलते गए, कुछ रहेंगे वहाँ पर, समझाएंगे। ठीक हो गया, कुछ करेंगे। तो उस प्रकार से हमें क्या हो जाएगा, वहाँ पर बसने की स्वतंत्रता, मतलब कुछ दिन रहने की, या मतलब वहाँ पर बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, बोले, सभाओं में बोले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, हमने संगठन बनाए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, संगठन बनाने के बाद हम इधर उधर घूमे। इधर उधर घूमने के बाद क्या हो जाएगा, हम वहाँ पर थोड़े दिन बसेंगे। ठीक हो गया, वहाँ रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, बसने की स्वतंत्रता हो जाएगी। अब 19 का F क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। अब ख़त्म हो गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अब बस भी गए। अब बस गए, हमने कहा यार यहाँ बसना है, बस गए। अब हमने सोचा कि यार यहाँ पे कुछ दिन हम क्या कर लेते हैं, व्यापार कर लेते हैं। ठीक है, आजीविका कमा लेते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। अब हम उस पैसे को अर्न कैसे करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे, उस कमाने के लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। ठीक हो गया, तो हम व्यापार करने की क्या हो जाएगी, आज़ादी हो जाएगी। ठीक हो गया, समझने के लिए हाँ, कि पहले हम क्या करेंगे, बोलेंगे, उसके बाद हम सभाओं में बोलेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, संगठन बनाएंगे। संगठन बनाने के बाद हम इधर उधर घूमेंगे। इधर उधर घूमने के बाद फिर वहाँ पर रहेंगे। वहाँ पर रहने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पर व्यापार करेंगे। तो हमें इस प्रकार से हम इसको समझेंगे कि हमें क्या है, कि 6 प्रकार की हमें क्या दी गई हैं, स्वतंत्रता दी गई, किसमें, अनुच्छेद 19 में। ठीक हो गया, तो ये पूछा जाता है पेपरों में अधिकतर। ठीक हो गया, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो उसके बाद है जो दूसरी हमें स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 20 में। ठीक हो गया, अनुच्छेद 20 कहता है, इसमें क्या है, इसको 3 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक हो गया, 3 भागों को अब कैसे विभाजित किया गया है, इसको देखते हैं। पहला जो कहा गया है कि एक गलती के लिए सिर्फ क्या होगी, एक ही सजा दी जाएगी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति क्या है, कोई अपराधी है, अब अपराधी ने क्या हो गया, उसने सजा काट ली है। ठीक है, अब इसको कैसे समझते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे क्या हो गया, ए क्या है, अपराधी है। ठीक हो गया, इस ए ने क्या किया, बी का मर्डर किया। ठीक है, बी का खून किया। अब बी का खून किया तो अब ये जो बी होगा, इसके घर वाले होंगे ना, इसके घर वाले, जैसे सपोज दैट हम समझते हैं इसके घर वाले का नाम सी है। ठीक है, सी है। अब इस सी ने क्या किया, इसको सजा दिला दी, मतलब कोर्ट ने इसे दोषी घोषित कर दिया। अब इसको सजा मिल गई है। ठीक है, सजा मिल गई। फिर सजा काटने के बाद क्या हो गया, इसने घर आ गया ये। ठीक है, घर आ गया। अब जो सी है वह कह रहा है कि यार इसका भी क्या होना चाहिए, इसको भी फांसी लगनी चाहिए। ठीक हो गया, अब उसका क्राइम किस प्रकार से है, उस आधार पे कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको सजा दे दी गई है। लेकिन जो सी है, ठीक है, ये सी क्या हो रहे हैं, चाह रहे हैं कि इसको दोबारा से और क्या मिले, सजा मिले। ठीक है, तो उसके लिए कोर्ट अगर ये जाएंगे तो कोर्ट में ये कहा जाएगा कि इसको एक सजा, जो गलती इसने की थी उसके लिए इसको एक बार सजा दे दी गई है, अब इसको दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। ठीक हो गया, मतलब कि एक अगर गलती करेगा तो उसको सजा भी एक ही बार दी जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है, जिस समय उसने गलती की है, अगर जैसे अगर कोई अभी कानून चल रहा है, ठीक हो गया, एक कानून चल रहा है, अगर उसने उस कानून अभी चल रहा है और उसने अभी गलती कर दी, ठीक हो गया, तो उसको गलती उसी टाइम के कानून व्यवस्था के हिसाब से उसे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। ठीक हो गया, जैसे समझते हैं कि उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून पहले नहीं था।
ठीक हो गया कि 10 फरवरी के बाद क्या हुआ, यहाँ पर नकल विरोधी कानून लागू किया गया। तो जो नकल जो लोगों ने की है, ठीक है, 10 फरवरी से पहले जो लोगों ने नकल की है, उस नकल के लिए इस जो नकल विरोधी कानून है इसके तहत उनको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि संविधान में यह वर्णन है कि जिस टाइम उसने गलती करी है उस समय के कानून व्यवस्था के हिसाब से उसे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। परंतु जैसे 10 फरवरी के बाद क्या हो गया है, यहाँ पर नकल विरोधी कानून लागू हो गया है। अब अगर कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से क्राइम करता है, इस प्रकार से नकल करता है, तो वो क्या होगा, इस नकल विरोधी कानून के तहत उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, ठीक है। परंतु 10 फरवरी से पहले जिसने भी अगर क्राइम किया है, कि जिसने भी क्या कहते हैं नकल इत्यादि की है, तो उसको सजा इस नकल विरोधी कानून के तहत नहीं मिलेगी, ठीक हो गया। कहने का मतलब है कि जो उस टाइम पे जो कानून व्यवस्था है उसी प्रकार से उसको सजा भी मिलेगी, ठीक हो गया। फिर इसमें जो तीसरा पार्ट इसका है वह है सजा के बाद कैदी का संरक्षण। मतलब हो गया तो उसकी रक्षा की जाएगी, या कोई उसको हानि तो नहीं हो रही है, या कोई किसी प्रकार से तकलीफ में तो नहीं है, या क्या कहते हैं उसको कोई मारना तो नहीं चाहता है, तो उसका संरक्षण भी इसी के अंदर आता है, ठीक हो गया। और दूसरा ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जाएगा जब तक उसे कोर्ट नहीं माने, ठीक है। अगर कोर्ट ने कह दिया कि कोई व्यक्ति अपराधी है, तब तो क्या है, वह अपराधी है, ठीक हो गया। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसका अपराध कोर्ट में साबित होता ही नहीं है, अब होता ही नहीं है तो वह अपराधी नहीं है, ठीक हो गया, क्योंकि उससे कोर्ट ने क्या किया है, अपराधी घोषित नहीं किया है। जब तक उसे कानूनी रूप से अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा तब तक वह अपराधी नहीं माना जाएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद है अनुच्छेद 21, ठीक हो गया। अनुच्छेद 21 जो है वह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है, ठीक है, मतलब उसको यह आज़ादी है। और जो अनुच्छेद 21 है यह अगर आपातकाल लग भी जाता है, जैसे अन्य जो मूल अधिकार है आपातकाल के समय वह क्या हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं ना, लेकिन अनुच्छेद 21 जो है वह कभी भी स्थगित नहीं होता है, ठीक हो गया। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जीवन साथी चुनने का अधिकार, ठीक है, वह अधिकार भी किसके तहत आता है, अनुच्छेद 21 के ही अंदर आता है, ठीक हो गया। तो इसी प्रकार अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है और व्यक्ति को अपनी बातें गोपनीय रखने का भी इसमें क्या है, अधिकार है, उसको स्वतंत्रता है। वह चाहे तो अपनी बातें अपने में क्या कर सकता है, गोपनीय रख सकता है। उसको जबरन उसकी जो गोपनीय बातें हो उसको हम उगलवाने के लिए जबरन प्रयत्न नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आता है अनुच्छेद 21 का 1, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया था, जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क क्या किया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो यह अनुच्छेद 21 के ए में इसका क्या है, वर्णन है, ठीक है। 21 का ए हो गया, या 21 का क, या 21 का 1, इस प्रकार किसी प्रकार से पूछता है तो 21 के क्या है, ए में। अब जहाँ पर भी क्या होगा ना, ये जोड़े हुए होंगे, जैसे ए बी या क ख या 1 2, तो ये क्या होंगे, बाद में संशोधन करने के बाद इनको क्या किया जाएगा, जोड़ा गया होगा, ठीक है। तो इसे कब जोड़ा गया था, 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या होगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 22। अब अनुच्छेद 22 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसको क्या किया जाएगा, उसकी गिरफ्तारी का क्या किया जाएगा, कारण बताया जाएगा। बिना उसका कारण बताए ही गिरफ्तार उसे नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कहता है कि उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास या कोर्ट में उसको पेश करना अनिवार्य होता है, ठीक है। जैसे अगर बीच में किसी व्यक्ति को अगर आज कैद कर दिया, मतलब आज उसको गिरफ्तार किया, अब कल रविवार हो गया, छुट्टी होगी किसी कारण, तो वह छुट्टी का दिन इसमें गिना नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसको अगर हमने कह रहे हैं कि हमारा अधिकार देता है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास या किसी कोर्ट में पेश करना है। अब क्या हो गया, जैसे आज उससे गिरफ्तार कर दिया, कल क्या होगी, छुट्टी होगी, तो छुट्टी का दिन कभी भी गिना नहीं जाता है, ठीक है। तो उसको कब, जिस दिन कोर्ट खुलेगा, यानी कि मंडे को उसको क्या कर दिया जाएगा, फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा या मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा, ठीक है। और जो ये अधिकार है, यह अधिकार क्या होता है, शत्रु राष्ट्र के नागरिकों को नहीं दिया जाता। शत्रु राष्ट्र मतलब कैसे राष्ट्र, जिन राष्ट्रों के पास साथ हमारा क्या हुआ रहता है, झगड़ा चल रहा होता है या युद्ध की स्थिति पैदा हुई रहती है, तो उनके नागरिकों को यह अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है, ठीक है।
तो ये था क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा अधिकार देखते हैं। आज हम जितने भी हमारे बचे हुए मूल अधिकार हैं उनको सारे देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह अनुच्छेद 23 से लेके अनुच्छेद 24 तक क्या है, इसका वर्णन है, ठीक है। इसके लिए 2 अधिकार क्या हैं, दिए गए हैं। फिर आता है अनुच्छेद 23, ठीक है। अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से बेगारी नहीं ली जा सकती। जैसे पहले जब भारत गुलाम था उस टाइम पे क्या होता था कि यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा उनसे क्या की जाती थी, बेगारी ली जाती थी। मतलब बेगारी मतलब कि उनसे काम करवाया गया और उनको उस काम के बदले में पैसे या उनके जो परिश्रम का के द्वारा उनके द्वारा जो धन कमाया जाता था वह नहीं दिया जाता था। मतलब मनमानी तरीके से काम करवाया और उसके बाद उनको क्या कह दिया कि कुछ भी नहीं दिया जाता था। तो यह अब ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति से बेगारी नहीं ले जा सकती, मतलब जबरन उससे कार्य नहीं, अगर वह चाहे वह ना चाहे, अगर किसी कार्य को नहीं करना चाहता है तो उससे ज़बरदस्ती वह कार्य नहीं करवाया जा सकता है। और महिलाओं और बच्चों को, ठीक है, महिलाओं और बच्चों को अनैतिक गतिविधियों में नहीं धकेले जा सकते। महिलाओं से क्या किया जाता है, गलत कार्य करवाए जाते हैं, या जैसे बच्चों को है, बच्चों से क्या किया जाता है, गलत कार्य, जैसे नशीले पदार्थों का व्यापार हो गया या किसी भी अन्य ऐसे गलत प्रकार की गतिविधियों में भी बच्चों को नहीं धकेला जा सकता है। यह भी हमें अनुच्छेद 23 क्या देता है, यह भी अधिकार देता है। मतलब हम किसी का भी शोषण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 23 का 2। अनुच्छेद 23 के 2 में कहा गया है कि आपातकाल के समय, ठीक है, अब आपातकाल के समय सरकार कार्य ले सकती है, जिसमें अनुच्छेद 23 के 2 में क्या है, इसका वर्णन किया गया है, ठीक हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 कहता है कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध। मतलब बाल नियोजन का कहने का मतलब है कि जैसे 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के जैसे बच्चे हैं, उन बच्चों पर से जबरन कोई भी कार्य नहीं करवाया जा सकता है, या उन बच्चों को कार्य करवाने के लिए किसी भी होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए इत्यादि में उनको धकेला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना क्या है, कानूनी अपराध है, ठीक है। यह किसके तहत हमें संरक्षण देता है, अनुच्छेद 24 के तहत, ठीक हो गया। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक, ठीक हो गया। जिसमें कहा गया है, अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि धर्म का अंतःकरण, मतलब किसी भी व्यक्ति से जबरन कोई भी अन्य धर्म नहीं परिवर्तन करवाया जा सकता है। जैसे अगर कोई हिंदू धर्म है या कोई मुस्लिम धर्म है या कोई सिख है, कोई जैन है, कोई पारसी है, अपने अपने धर्म के हिसाब से अगर कोई आदमी उस अपने धर्म का की अनुयायी करता है, मतलब अपने धर्म को मानता है, ठीक है। अब अपने धर्म को मान रहा है तो उस व्यक्ति से जबरन किसी अन्य धर्म को मानने के लिए नहीं कहा जा सकता है, या अपने धर्म को परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। यह क्या है, कानूनी अपराध है। यह हमारा मूल क्या है, अधिकार है। हम जिस धर्म को चाहें उस धर्म को हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक हो गया। यह अधिकार हमें अनुच्छेद 25 प्रदान करता है। उसके बाद है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 कहता है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब जैसे हम क्या कर सकते हैं, यज्ञ इत्यादि कर सकते हैं, मतलब समूह में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं ना, जिसमें समूह में यज्ञ इत्यादि होते हैं। जैसे सड़कों में होली इत्यादि खेलते हैं, वो खेलते हैं ना, जैसे होली के टाइम पे क्या होता है, सड़कों में लोग उतर करके होली इत्यादि खेलते हैं, ठीक है। अजान कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अपने धर्म का क्या कर सकते हैं हम, प्रचार प्रसार, या अपने धर्म की रक्षा के हेतु हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का एक क्या बना सकते हैं, संघ इत्यादि बना सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है अनुच्छेद 27। अब अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया धन, जो धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया जो धन होगा उस पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती, ठीक हो गया। और अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकार जो सरकार है वह अपना धन धार्मिक संस्थानों को चलाने हेतु नहीं दे सकती है, ठीक है। मतलब कि सरकार जो पैसा है, ठीक है, सरकारी जो पैसा है उस पैसे से किसी भी धार्मिक संस्थान को नहीं चलाया जा सकता है, या किसी भी धार्मिक संस्थान को वह पैसा नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। न तो धार्मिक संस्थानों का पैसे पर
सरकार टैक्स लगा सकती है, ना ही सरकार उन धार्मिक संस्थानों को पैसा दे सकती है। ठीक हो गया। यह कौन कहता है कि अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकार अपना धन धार्मिक संस्थानों पर नहीं खर्च करेगी। ठीक हो गया। और अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक संस्थानों के लिए रखा गया पैसे पर सरकार किसी भी प्रकार से टैक्स नहीं लगा सकती। ठीक हो गया। उसके बाद है अनुच्छेद 29, 30, 31। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 देखते हैं हम पहले। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 जो है वह है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किसी भी संस्थान में प्रवेश करने से उन्हें नहीं रोक सकते हैं। ठीक हो गया। जो अल्पसंख्यक होंगे उनके हितों का क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। किसके तहत, अनुच्छेद 29 के तहत। ठीक है। और किसी भी संस्थान मतलब किसी भी शिक्षण संस्थान में उनको प्रवेश से या किसी भी अन्य सरकारी संस्थान में उनको प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। ठीक हो गया। यह अधिकार देता है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 देता है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा में संरक्षण, मतलब कि अल्पसंख्यक जो है वो अपने मनचाहे हिसाब से किसी भी शिक्षण संस्थान में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं या वहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं, या अपने मन मुताबिक कोई भी शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक है। यह अधिकार कौन देगा, अनुच्छेद 30 देगा। और सरकार द्वारा उनको जो भी अनुदान दिया जाएगा उस अनुदान में जैसे जिन अन्य संस्थानों को जिस प्रकार अनुदान दिया जा रहा है वह भी इन अल्पसंख्यकों को भी वह दिया जाएगा। ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह संरक्षण कौन देता है, अनुच्छेद 30 देता है। ठीक है। अनुच्छेद 29 और 30 क्या है, शिक्षा और संस्कृति संबंधी क्या है, अधिकार है। ठीक हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति का अधिकार, वह अब क्या हो गया है, हमारा खत्म हो गया। ठीक है। संपत्ति का अधिकार, पैतृक संपत्ति पर अधिकार। ठीक है। परंतु अब यह क्या हो गया है, खत्म हो गया है। यह क्या कर दिया गया है, इस अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में अब इसको 300 के ए में क्या किया गया है, डाला गया है। ठीक है। और तब सरकार किसकी थी, मोरारजी देसाई जी सरकार हुआ करती थी। ठीक है। अब हम उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा अधिकार होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब उपचार का मतलब लोग समझते हैं कि इसमें क्या होगा, दवाई पानी इत्यादि की व्यवस्था होगी, लेकिन ये संवैधानिक उपचारों का मतलब ये है कि यह अधिकार ऐसा है, ठीक है, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान का हार्ट एंड सोल। ठीक है, मतलब हृदय और आत्मा की इसको संज्ञा दी गई थी। किसको, अनुच्छेद 32 को, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को क्या है, 5 प्रकार की रिट दायर करने की क्या है, शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है। तो अनुच्छेद 32 के तहत कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट रिट दायर करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत राज्यों के में हाईकोर्ट क्या करता है, रिट दायर करता है। ठीक है। तो यह क्या है, इसके तहत अगर जो जितने भी मूल अधिकारों का अगर किसी व्यक्ति का हनन हो रहा है या मूल अधिकार कम हो रहे हैं तो उसके लिए व्यक्ति क्या कर सकता है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है। यह अधिकार कौन देता है हमें, आर्टिकल 32 देता है। ठीक हो गया। अब जो इसमें जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट दायर करती है, वह करती है 5 प्रकार की। ठीक है। जो पहली जो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें क्या होता है कि किसी भी कैदी को, ठीक है, कोई भी कैदी है उसको 24 घंटे के अंदर, मतलब 24 घंटे के अंतराल जब से वो उसे कैद किया गया है उसके अंदर उसको या तो मजिस्ट्रेट के पास सामने पेश करना होता है या किसी हाई कोर्ट में उसे या किसी कोर्ट में उसको पेश करना होता है। ठीक है। या तो किसी जिला कोर्ट में या हाई कोर्ट में उसको पेश करना होगा या तो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करना होगा। ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है वह कैदी का क्या करता है, संरक्षण करता है। ठीक है। यह करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। उसके बाद आता है जो परमादेश। ठीक है। परमादेश जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है, ठीक है, मतलब अगर कोई पदाधिकारी है जो उसका कार्य है वह कार्य नहीं करता है, अपने कार्य के लिए उदासीन रहता है, तो क्या किया जाता है, कोर्ट के द्वारा उसको आज्ञा पत्र के आधार पर अधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन करने का क्या किया जाता है, आदेश दिया जाता है। ठीक है। यह किसके तहत किया जाता है, परमादेश के तहत किया जाता है। उसके बाद आती है प्रतिषेध लेख। जो तीसरी रीट है
प्रतिषेध लेख में क्या है कि किसी भी न्यायिक व अर्ध न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध लाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब उस अधिकारी का अधिकार क्षेत्र ज्ञात कराना होता है ताकि वह अपने अधिकार से बाहर के निर्णय ना ले। जैसे अगर कोई अधिकारी, ठीक है, उसका अधिकार क्षेत्र है ही नहीं, फिर भी वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के भी कार्य कर रहा है और उन पर निर्णय ले रहा है या उस पर क्या कहते हैं न्यायिक कार्य कर रहा है, तो इसके लिए भी क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा रिट दायर की जा सकती है, जिसे प्रतिषेध लेख कहा जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो चौथी प्रकार की रिट है वह है उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण के तहत क्या है कि इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश दिए जाते हैं कि वह अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। मतलब जैसे कोई लोअर हाई कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, या लोअर न्यायालय जो है, उन न्यायालयों में जितने भी केस के हैं लंबित हैं, ठीक है, जिस पे डिसीजन हो ही नहीं रहा है, तो उसके लिए जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वह क्या कर सकती है, रिट दायर कर सकती है कि वह अपने वहां पर जितने भी मुकदमे या जितने भी मामले के हैं लंबित हैं, उनको उच्च न्यायालयों यानी कि वरिष्ठ न्यायालयों से, उनके ऊपर में जो न्यायालय हैं उनके पास क्या करे, उनको भेजे। ठीक हो गया, ताकि उसमें जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, कार्रवाई की जाए। ठीक होगी। जो पांचवी प्रकार की रिट दायर करता है उसे कहा जाता है अधिकार पृच्छा लेख। ठीक है, अधिकार पृच्छा क्या होता है कि जब कोई लोक सेवक किसी पद को ग्रहण करने योग्य है या नहीं, इस पर क्या होता है, प्रश्न उठता है। मतलब अगर कोई भी लोक सेवक है, वह उस पद पे बैठने के योग्य है ही नहीं, फिर भी वह उस पद पे क्या हो जाता है, बैठ जाता है, या उसके लिए क्या होती है, जांच बैठती है। ठीक हो गया कि यह इस पद के योग्य है या नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, अधिकार पृच्छा लेख के तहत क्या की जाती है, रिट दायर की जा सकती है, जिसके तहत क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसकी क्या करती है, जांच करती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 जो है वह कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए संसद मौलिक अधिकार कम कर सकती है। ठीक है, जैसे कहीं पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जैसे सुरक्षा एजेंसी होगी, ठीक है, बड़े बड़े सैन्य अधिकारी हो गए और लोक सेवक हो गए, आईएएस पीसीएस, जितने भी सचिवालय में सचिव होते हैं, ठीक है, वरिष्ठ पदों पर जितने भी अधिकारी होते हैं, इनके जो मूल अधिकार होते हैं वह सीमित किए जाते हैं। ठीक है, उनको सीमित किया जाता है या कम किया जाता है। जैसे रॉ है, ठीक है, और एनआईए है, ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसियां होती हैं, इनके जो मूल अधिकार हैं वह क्या किए जाते हैं, कम किए जाते हैं। जैसे उनका देखते हैं, जैसे अभिव्यक्ति की उनकी आज़ादी होती है, वो कहीं पर भी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये कैसा मामला हो जाएगा, सुरक्षा का मामला हो जाएगा। तो इस प्रकार से उनकी क्या की जाती है, जो मूल अधिकार है उनको सीमित किया जाता है या कम किया जाता है अनुच्छेद 33 के तहत। अनुच्छेद 34 कहता है कि किसी क्षेत्र में सेना किसी प्रकार की कोई आतंकी घटना या अन्य कार्रवाई कर रही है तो वहां पर मार्शल लॉ क्या होता है, लगा सकती है। ठीक है, अगर कहीं पर कोई आतंकवादी घटना हो रही है, जैसे जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर आए दिन क्या होते हैं, आतंकवादी घटनाएं होते रहती हैं, तो वहाँ पर सेना क्या करती है, मार्शल लॉ लगाती है। तो वहाँ पर जो मार्शल लॉ लगाएगी तो उसके तहत क्या होता है कि मूल जो अधिकार होते हैं वह क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर सेना का अपना क्या चलता है, कानून चलता है। ठीक है, यह किसके तहत होता है, अनुच्छेद 34 के तहत। उसके बाद आता है अनुच्छेद 35। ठीक है, अनुच्छेद जो 35 है, अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि भविष्य में मूल अधिकारों पर संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, इन पर संशोधन किया जा सकता है। यह कौन कहता है, अनुच्छेद 35। ठीक है, क्योंकि मूल अधिकारों पर जो भी संशोधन होंगे अनुच्छेद 35 में इसका वर्णन है और वह अनुच्छेद 368 के तहत किए जाते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों में संशोधन। ठीक है, जो भिन्न भिन्न समय में क्या हुआ था, मौलिक अधिकारों में संशोधन हुआ था, क्योंकि अनुच्छेद 35 में भी कहा गया है कि भविष्य में मौलिक अधिकारों में हम संशोधन कर सकते हैं, कि उस परिस्थिति के हिसाब से उन्हें घटाया बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें देखते हैं हम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, यह क्या हुआ था, 1967 में आया था यह मामला। ठीक है, इस मामले से पहले क्या था, इस मामले से पहले कहा गया था कि जो मूल अधिकार है और अनुच्छेद 368, ठीक है, इनमें क्या किया जा सकता है, ये मूल अधिकार को अनुच्छेद 368 के तहत क्या किया जा सकता है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक हो गया। लेकिन जब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद आया था, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अब क्या है कि अनुच्छेद 368 के तहत इसमें रोक, मतलब संशोधन से क्या कर दिया, रोक लगा दिया। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हैं, यह कहा गया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक हो गया। उसके बाद 24वें संविधान संशोधन 1971 में क्या हुआ था कि अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दिए गए प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। ठीक हो गया, क्योंकि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद 24वें संविधान संशोधन 1971 में अनुच्छेद 13 में और 368 में संशोधन किया गया और कहा गया कि यह क्या है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आता है केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य। ठीक है, इसी केस में क्या होता है कि मूल स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचे का जो सिद्धांत होता है वह केशवानंद भारती केस में ही आता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, परंतु उसके जो मूल ढांचा है, जो उसका मूल स्ट्रक्चर है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, उसको आप खराब नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में निर्णय में इस प्रकार से संशोधन को विधि मान्य प्रदान किया गया, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो केस था, इस केस को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया और कहा गया कि संविधान में या मूल अधिकारों में और 368 के तहत क्या कर सकते हैं, आप संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो होता है, इसमें क्या होता है, 368 अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि जो भी संविधान में संशोधन किया जाएगा उस संशोधन को क्या है कि न्यायालय में उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते, न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यह कहा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक हो गया। उसके बाद आता है 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद। ठीक है, इस वाद में कहा जाता है कि निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, क्योंकि संविधान का गार्जियन की जो संज्ञा दी जाती है वह दी जाती है सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, संरक्षक की जो भूमिका में है वह सर्वोच्च न्यायालय है। तो इसी मिनर्वा मिल केस में कहा जाता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वह क्या संविधान का क्या करता है, संरक्षण करता है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, मतलब न्यायालय अगर इसका संरक्षण कर रहा है तो उसका पुनरावलोकन भी कर सकता है। ठीक हो गया। तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया था कि इसको हम न्यायालय में पेश नहीं कर सकते हैं, तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस में इसको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया और कहा गया कि आप कोई भी अगर संशोधन करेंगे तो उसको न्यायालय में पेश किया जा सकता है। ठीक है, उसको चुनौती दी जा सकती है। ठीक हो गया। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है आज, तो हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।